Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you are very well. I am your English teacher Swati ma'am. Students, today I am going to teach you chapter number 9 and the chapter name is Future Continuous Tense. Students, previous video में मैंने आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था, तो आज बच्चों आप लोग को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यहाँ पे वर्ड लिखा है फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स मैंने आपको बताया था कि जो वर्क होता है वो आने वाले टाइम में होना होता है. ठीक है, यानी कि फ्यूचर की बात बताता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं 10 बजे अपने कमरे में पढ़ रहा हूँगा, यानी कि वो फ्यूचर का बता रहा है कि मैं अपने कमरे में 10 बजे पढ़ूँगा. ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यानी साधारण पढ़ते हैं. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनकी पहचान क्या होती है. इन वाक्यों में अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा आदि शब्द आते हैं. ओके, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह के है ना. ठीक है, तो अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनके आप नियम पढ़ेंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इनके नियम को समझेंगे हम. ठीक है, यदि वाक्य में कर्ता आई अथवा वी, आई तथा वी होता है तब कर्ता यानी सब्जेक्ट के पश्चात आई तथा वी अगर होता है बच्चों तो सब्जेक्ट में शैल बी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं. ठीक है, अभी तक आप लोग विल और शैल का यूज़ पढ़े थे. अब यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको क्या करना है, विल के साथ बी और शैल के साथ भी बी यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी ऐड करेंगे. ओके, यदि वाक्य में कर्ता आई तथा वी को छोड़कर कोई अन्य है आई और वी के साथ, तो बच्चों आपको शैल भी लगाना है. इनके अलावा कोई भी है तो उनके साथ हमेशा विल भी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे. ओके, तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं. जैसे कि है क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. वह झूठ बोल रही होगी, वह झूठ बोल रही होगी, तो वह की होगी बच्चों यहाँ पे लिखा है यानी कि लड़की है. ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी. तो अभी आपने पढ़ा कि आई और वी को छोड़कर कोई भी होगा तो उसके साथ हम विल बी लगाएंगे. ठीक है, तो शी विल बी. अब यहाँ पे झूठ बोल रही होगी, बोलने की क्या होगी बच्चों, टेलिंग, आईएनजी लगा देंगे, टेलिंग. शी विल बी टेलिंग. लाई, झूठ की इंग्लिश लाई. ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी. अब देखिए बच्चों इसका ही अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे. आप लोग यहाँ पे बाकी के सेंटेंसेस को इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे. ओके, अपनी बुक में फिल करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कारपेंटर विल बी मेकिंग अ टेबल. कारपेंटर विल बी मेकिंग अ टेबल. तो बच्चों यहाँ पे देखिए कारपेंटर की हिंदी क्या होती है, बढ़ई. जो लकड़ियों का सामान बनाते हैं, ठीक है, उनको कारपेंटर बोलते हैं. तो कारपेंटर की हिंदी बढ़ई. विल बी मेकिंग मीन्स बनाना, अ टेबल मीन्स मेज, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, बढ़ई मेज बना रहा होगा. ओके, अब इसी तरीके से आप बाकी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे. ओके, चलिए अब निगेटिव सेंटेंसेस में इसके देखिए. निगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों जैसे अभी आपने इसके जो नियम पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेम वैसे ही करना है सब कुछ. बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि विल और शैल के पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं में. ठीक है, विल और शैल के पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे. जैसे कि ये देखिए, सीता स्वेटर नहीं बुन रही होगी, सीता स्वेटर नहीं बुन रही होगी. तो बच्चों बुनने की इंग्लिश होती है नाइट. ठीक है, KNIT नाइट. तो सीता क्या है, एक लड़की है. ठीक है, लड़की है और एक ही है, तो यहाँ पे
शी विल बी नॉट, सॉरी यहाँ पे देखिए विल और शैल के पश्चात जस्ट बाद ही आपको नॉट यूज़ करना है, उसके बाद आप बी का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, ठीक है, शैल के बाद नॉट है, फिर उसके बाद बी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे शी विल नॉट बी नाइटिंग स्वेटर। ओके, इस तरीके से आप बाकी के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसको नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे कि बच्चों दिया है, द गर्ल्स विल नॉट बी लर्निंग नाइटिंग। द गर्ल्स मीन्स लड़कियां, विल नॉट बी नहीं, लर्निंग मीन्स सीखना, तो सीख रही होंगी क्या, नाइटिंग। नाइटिंग में सभी मैंने आप लोग को बताया बुनना, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, लड़कियां बुनना नहीं सीख रही होंगी, ओके, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों, इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करने के लिए इनके नियम पढ़ेंगे। तो देखिए नियम क्या है बच्चों, वाक्य के प्रारंभ में क्या होने पर अंग्रेजी वाक्य का आरंभ विल या शैल से होता है। जैसे कि ये उदाहरण एक में दिया, देखिए यहाँ पे क्या से स्टार्टिंग हो रहा है, क्या कल भारी वर्षा हो रही होगी, तो जो विल और शैल हम यूज़ करेंगे बच्चों, उसको सबसे पहले करेंगे। अगर क्या पहले आएगा तो विल और शैल ये हम का यूज़ हम सबसे पहले करेंगे। और वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कौन आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर उनकी अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लगाते हैं तथा उसके पश्चात विल, शैल तथा कर्ता के बाद बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए उदाहरण 2, 3 और 4। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वह क्या सोच रहा होगा, तो क्या यानी सब प्रश्नसूचक शब्द जो है वो यहाँ पे बीच में आया है। तो जब बीच में आएगा तो क्या की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, वॉट, तो वॉट लगा दिया। वॉट के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, विल या शैल, जो भी हमें लगाना होगा। तो वह के लिए वह के साथ हम विल लगाएंगे, ठीक है, तो विल लगा देंगे। और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम फिर बी का यूज़ करेंगे। ओके, यही चीज़ यहाँ पे बोला है, विल और शैल यूज़ करेंगे तथा कर्ता के बाद बी का ही प्रयोग करेंगे। ओके, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, वे छत पर क्या कर रहे होंगे, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ढूंढना इसमें कि ये देखना है कि यहाँ पे क्या तो है नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द जो है क्या है, वो बीच में आया है, ठीक है, तो बीच में आया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या की इंग्लिश लिखेंगे, वॉट लिखने के बाद हम वे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें आई और वी के साथ ही ओनली शैल का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ विल यूज़ करना। तो वॉट विल, ठीक है, विल, फिर उसके बाद अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वे की इंग्लिश दे के बाद अब हम बी यूज़ करेंगे। ओके, वॉट विल दे बी, छत पर क्या कर रहे होंगे, करने की डूइंग, दे बी डूइंग, छत पर यानी कि ऑन द रूफ। आपको उस दिन मैंने बताया था कि छत की इंग्लिश क्या होती है, रूफ। ओके, इस तरीके से आप बाकी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे कि बच्चों दिया है, What will he be doing alone in the room? What will he be doing? Doing means करना, alone means अकेले, in the room। तो देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे, आपने मीनिंग तो निकाल ली, बट अब इसको लिखेंगे कैसे। तो आपको पता है कि अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है तभी उसकी जो हिंदी होती है इंग्लिश होती है, वो स्टार्टिंग में लिखी होती है। तो वॉट लिखा है, वॉट की हिंदी
क्या, इसका मतलब आपको क्या जो है वो बीच में लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा, ही, वह कमरे में अकेले, वह कमरे में अकेले क्या कर रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क था। ओके, इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 और चैप्टर नेम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक आप लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट आया यहाँ पे, देखिए बच्चों इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट आएगा तो है वाले आएंगे, ठीक है, और पास्ट होगा तो था आएगा, फ्यूचर होगा तो होऊंगा या करूँगा, इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों, इसके जो साधारण वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य पूरा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कार्य पूरा होने का दिखाया करता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बच्चों नियम देखिए क्या होते हैं। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई तथा यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव एवं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है, ठीक है। और आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। और एक खास बात ये है यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों जैसे एक्सरसाइज में राम शहर चला गया है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए राम शहर चला गया, तो राम के लिए राम लिख देंगे, यहाँ पे राम सब्जेक्ट राम है, फिर उसके बाद राम सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़, राम हैज़ शहर चला गया है, तो जाने की इंग्लिश गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, गॉन। तो राम हैज़ गॉन, कहाँ चला गया, सिटी, गोन टू सिटी, राम शहर चला गया है। ओके, इस तरीके से आप बाकी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है द सन हैज सेट, सेट की हिंदी बच्चों यहाँ पे छिपना दी हुई है, ठीक है। और सन मीन्स क्या होता है, सूरज। द सन हैज सेट मीन्स सूरज छिप चुका है, सूरज छिप चुका है, ठीक है। अब देखिए बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस कैसे करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस के जो नियम है वो क्या है, नहीं के लिए नॉट तथा कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग हैज़ या हैव के पश्चात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हम हेल्पिंग इट मीन्स विल, शैल, हैज़, हैव जो भी यूज़ करते हैं उन्हीं के जस्ट बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन जैसे दिया है, मनोज स्कूल नहीं गया है, मनोज स्कूल नहीं गया है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मनोज स्कूल नहीं गया है, जाने की, तो मनोज एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, हैज़, मनोज हैज़ नॉट, हैज़ के बाद तुरंत नॉट यूज़ करेंगे, मनोज हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, मनोज हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, मनोज स्कूल नहीं गया है। ओके, अब देखिए बच्चों इनकी जो हिंदी ट्रांसलेट है वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको बच्चों कट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द स्टूडेंट हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, हैज़ नॉट लर्नड मीन्स याद करना, ठीक है, हिज लेसन अपना पाठ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद्यार्थी
अपना पाठ नहीं याद कर चुके होंगे। यहाँ पे बच्चों है लगाएंगे, है। ओके, अब चलिए इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ नियम हैं, उन नियम को पहले पढ़ेंगे। हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या होने पर अंग्रेजी वाक्य का आरंभ हैज़ या हैव से होता है, और वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, यदि प्रश्नसूचक शब्द आपको पता है कि बीच में आता है तो फिर क्या करते हैं, उसमें हैज़ या हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। इट मीन्स प्रश्नसूचक शब्द जो भी आएगा उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि आप देर से क्यों आए हैं, तो यहाँ पे जो प्रश्नसूचक शब्द क्यों है वो बीच में आया है, तो क्यों की इंग्लिश वाई। अब आप देर यानी आप सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यू, तो आपको पता था कि यू के साथ हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हैव यू कम लेट। ओके, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या उसने आपकी सहायता की है, ठीक है, करने की इंग्लिश होती है डू, ठीक है, बट यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो यहाँ पर डन यूज़ करना है। ओके, तो क्या उसने, तो क्या पहले आया है, तो यहाँ पे हैज़, यहाँ पे उसने के लिए हम बच्चों ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ही यूज़ करेंगे, तो ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ सबसे पहले लिख लेंगे, हैज़ ही डन की, हैज़ ही डन हेल्प यू। अब बच्चों इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, जैसे कि दिया हुआ हैज़ द बेबी स्लेप्ट, स्लीप मीन्स आप जानते हैं सोना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है। हैज़ द बेबी स्लेप्ट, हैज़ यहाँ पे पहले आया है, इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे देखिए हैज़ पहले आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो सेंटेंस वाक्य की शुरुआत करेंगे वो क्या से करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्या, हैज़ द बेबी, क्या बच्चा, स्लेप्ट हैज़ द बेबी स्लेप्ट यानी कि क्या बच्चा सो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बच्चों इस तरीके से आप अपनी बुक में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और करके दिखाएंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।